ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इन दिनों अगर कहीं अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। लोग सड़क पर उतर आए हैं, लूटपाट एकदम मचा हुआ है और खुलेआम कत्ले आम हो रहा है। यकीन मानिए, अगर शेख हसीना वहां से भागकर भारत नहीं आई होती ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होती कि वहां के आला हुजूर को मौत के घाट उतार दिया जाता। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा पहले भी हो चुका है। एक राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी और तो और उनके 5 हत्यारे आज तक पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या है वो पूरी कहानी, आज आपको वही बताऊंगा। और साथ ही ये भी कि आज की तारीख में हसीना वहां से जान बचाकर तो भाग पाई, लेकिन जिस इंसान ने ये कहकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के आतंक से आज़ादी दिलवाई थी कि खून दिया है, अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो और खून दूंगा, आखिर उसे ही उसके ही घर में घुसकर गोलियों से भून कर क्यों मार दिया गया, वो भी उनकी सेना के ही हाथों। रक्त जखन दिएছি, रक्त आरो देबो। उस दिन न सिर्फ बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया, बल्कि उनके परिवार के हर एक सदस्य को बेरहमी से मार दिया गया। वो तो शेख हसीना की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो वो 50 साल पहले ही मार दी गई होती। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच सबसे हैरानी वाली बात क्या है पता है? इतना कुछ करने के बाद भी बांग्लादेश में उन हत्यारों को इज्जत मिली और आज की तारीख में भी उनमें से कई जिंदा हैं, आज़ाद हैं। तो आइए अब इस पूरे हत्याकांड की ही कहानी आपको एकदम शुरू से बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में वो इंसान क्यों मारा गया जिसे वहाँ के राष्ट्रपिता तक का दर्जा मिला हुआ है, और इन सभी चीज़ से शेख हसीना का क्या लेना देना है। बांग्लादेश में हुए शेख मुजीबुर रहमान की हत्याकांड, या यूं कहूं कि उनके समेत पूरे परिवार के नरसंहार की कहानी समझने के लिए ना थोड़ा इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि इस हत्याकांड के पीछे की वजह पाकिस्तान का टूटकर बांग्लादेश बनना है। तो देखिए, जब मैंने आपको शेख हसीना की कहानी सुनाई थी कि कैसे वो बांग्लादेश से भागकर भारत आई, तो आपको बताया था मैंने कि ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बन जाने के पीछे बांग्ला बंधु की भाषा और संस्कृति की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में बांग्लादेश के हीरो बनकर निकले थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने भारत से मदद ली और फिर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर साल 1971 में अपना एक आज़ाद देश बांग्लादेश बना लिया। आगे आज़ाद देश में साल 1973 में चुनाव हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ही जीती और वो प्रधानमंत्री भी बन गए। लेकिन देश में दूसरी समस्या जो है ना, वो शुरू हो गई थी। समस्या भ्रष्टाचार की, परिवारवाद की, इकोनॉमी की और सत्ता और उसके पावर की लड़ाई की। फिर मुजीबुर रहमान के इसी राजनीति के लड़ाई के बीच एक अलग तबका तैयार होने लगा जो उनके ही खिलाफ था, और तो और इसमें उनकी अपनी सेना जो थी ना, वो भी शामिल थे, जो अब ये चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान को रास्ते से हटाकर देश में एक इस्लामिक सरकार का गठन करे। वो नए देश की बागडोर संभाले मुजीबुर रहमान को इस बात का इल्म भी नहीं था कि अपने ही देश में उनके ही खिलाफ बगावत की खिचड़ी पक रही है, जो उन्हें उनके मौत तक लेकर जाने वाली है। तो 15 अगस्त 1975 की तारीख थी और तड़के सुबह का वक्त। ढाका के धन मंडी में शेख मुजीब के घर पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और उनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। उसी समय बांग्लादेश के इस्लामी सरकार का गठन करने वाले अफसरों की ढाका के कैंट एरिया के एक कमरे में ना आखिरी मीटिंग चल रही थी कि कैसे इस प्लान को अंजाम देना है, जिसके खत्म होने के साथ ही वो टैंक्स और खतरनाक हथियार लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए और अचानक से हमला शुरू कर दिया घर पर चारों तरफ से। जब शेख मुजीब को ये एहसास हो गया कि उनकी जान को अब खतरा है, वो खतरे में हैं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन करना शुरू कर दिया। उस बांग्लादेश में वहाँ का राष्ट्रपति फोन घुमाते रह गया, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने उनका फोन नहीं उठाया। अंत में वो गुस्से में तमतमाए हुए खुद ही नीचे आए
और चिल्लाकर पूछा, क्या चाहते हो? राष्ट्रपति की चीखती आवाज सुन सामने वाला अफसर ना एकदम भौचक्का रह गया। मुजीब के सवाल पर उसके पास कुछ जवाब नहीं था। वो एक तरह से सकबका गया था, उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। इसी बीच एक दूसरा अफसर आया और उसे हटाते हुए अचानक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और गोलियों से भूनकर मुजीब को मौत के घाट उतार देता है। उनका बेजान शरीर अभी जमीन पर गिरा भी नहीं था कि इधर सेना के वो अफसर घर में चारों तरफ फैल गए और शेख मुजीब के हर एक परिवार वालों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। उनके परिवार में 17 लोग शामिल थे जिनकी हत्या हुई थी उस दिन, और उसमें एक 4 साल का मासूम बच्चा भी था। परिवार के अलावा भी मुजीब के जो 4 सबसे करीबी आदमी थे ना, उनको जेल में रखा गया। वहाँ पर उनकी एक तरह से कहें तो बुरी हालत कर दी गई, जहाँ 3 महीने बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। कोई बच गया तो शेख मुजीब के परिवार की 2 बेटियां, जिसमें से एक शेख हसीना है। किस्मत से उस हत्याकांड वाले दिन वो उस देश में नहीं थी, अपने देश में नहीं थी, पेरिस में थी, इसलिए बच गई। लेकिन उनका भी इन दिनों वही हाल होता, लेकिन समय से पहले वो भाग निकली और भारत पहुंच गई। लेकिन उनके जो कट्टर समर्थक थे ना, उनका आज भी बांग्लादेश में हाल बेहाल है। तो अब आते हैं कि मुजीब की हत्या किसने करवाया और किसने ये हत्या की और वो कहाँ है। इसे जानने और समझने के लिए ना आपको एक बार फिर से बांग्लादेश के पॉलिटिकल कंडीशन को समझना होगा। तो देखिए, जिस दिन शेख मुजीब की हत्या हुई ना, उसी दिन दोपहर को वहां नई सरकार का गठन भी हो गया और उसके सर्वेसर्वा शेख मुजीब की सरकार में ही जो कॉमर्स मिनिस्टर थे ना, खान डाकेर मुश्ताक, उनको ही राष्ट्रपति बनाया गया। बताया गया कि इनके CIA के साथ अच्छे संबंध थे, यानी मुजीबुर रहमान की हत्या के पीछे CIA यानी कि अमेरिका का भी हाथ था। और ये इसलिए भी पुख्ता हुआ क्योंकि इसके बाद अमेरिका ने शेख मुजीब के हत्यारे को शरण भी दे दी थी। हालांकि अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर भी शक की सुई गई, क्योंकि मुश्ताक के इस्लामी सरकार को समर्थन देने वाला सबसे पहला देश पाकिस्तान ही था। और तो और मुश्ताक की सरकार ने अध्यादेश लाकर हत्यारों को आगे चलकर माफ भी कर दिया। हालांकि 11 साल बाद 1996 में जब अवामी लीग ने दोबारा से चुनाव जीता, तो इसके बाद 1975 वाले अध्यादेश को रद्द कर दिया गया। फिर शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कुल 20 लोगों को इस नरसंहार में आरोपी बनाया गया। फिर अदालत ने 1998 में उनमें से 15 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी। बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई तो उसमें 3 और लोग बच गए और 12 आर्मी ऑफिसर को फांसी देना तय हुआ। आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। तब तक 12 में से 6 जो आरोपी थे ना, जो सेना के अफसर थे बांग्लादेश के, जिन पर आरोप लगा था मुजीब की हत्या की, वो देश छोड़कर ही भाग गए, फरार हो गए कहीं, और एक की उनमें से मौत हो गई। तो बच गए कितने? 5। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2010 में फांसी दे दी गई। लेकिन अभी भी 6 आरोपी फरार थे। उसमें से एक अब्दुल मजीद था, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी समय तक चोरी छुपे कोलकाता में भी छिपा रहा। लेकिन साल 2020 में करीब 2 दशक बाद फिर से वो दोबारा से चोरी छिपे ना बांग्लादेश के ढाका में घुसने की कोशिश की, लेकिन तब वो पकड़ा गया और उसे अगले ही महीने फांसी दे दी गई। अब फिर से बचे 5 जो अब तक फरार है, जिसमें से 3 का तो कोई अता पता ही नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बार बार अपनी जो है ना पहचान और जगह जो है वो बदलते रहते हैं, इस वजह से वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। और बाकी 2 आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। नाम है नूर चौधरी और राशिद चौधरी। दोनों ही लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर हुए हैं। नूर कनाडा में है और राशिद अमेरिका में। लेकिन दोनों ही हत्यारे को बांग्लादेश वापस लाने में शेख हसीना की सरकार नाकाम रही। हालांकि आज की तारीख में तो सिचुएशन ये है कि हालात वही 1975 वाला है, और अगर ऐसे सिचुएशन में हसीना वहाँ होती
तो पता नहीं क्या होता। बाकी ऐसी भी खबरें सुनने में मिल रही है कि जब बांग्लादेश में कत्लेआम रुक जाएगा और वहाँ पर जो है लोकतंत्र वापस से बहाल हो जाएगी तो शेख हसीना वापस से लौटकर बांग्लादेश जाएगी। बाकी बांग्लादेश की ये कहानी लगभग 5 दशक पुरानी हत्याकांड की ये कहानी, वहाँ के राष्ट्रपति के हत्याकांड की कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बांग्लादेश में जो अभी सिचुएशन चल रहा है ना, जिस तरह से वहाँ पर सब कुछ उलट पुलट है, लोग एक तरह से सड़क पर उतर आए हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।